Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we are having four major articles to discuss. First article is related to Jal Jeevan Mission. Second article about Cheetah relocation. Third article is about cloudburst and last article is about ISRO's forecast about wheat production. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझते हैं. देखिए 2019 में 15 अगस्त के दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की, हर घर जल योजना या हर घर जल स्कीम. अब इसमें हम टैप वाटर को प्रोवाइड करना चाहते थे अपनी पॉपुलेशन को, तो जिसकी वजह से इस पूरी स्कीम को बनाया गया. एक्चुअल में 2019 से 2024 के बीच में इस स्कीम को कंप्लीट करना था, बट बिकॉज ऑफ सम डिलेज, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, आपको यह देखने को मिला कि ये स्कीम अब फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है 2028 तक. इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. एंड यहां पर एक मेजर बात यह आ जाती है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई एक्चुअल में अगर आप 2028 तक इस स्कीम को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो तो हमें 2.7 लाख करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट रहेगी. अब यहां पर इन्हें जो पैसा मिला है वो रिलेटिवली थोड़ा कम है, तो जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है स्टेट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जो है वो इंक्रीज हो जाए. तो यहां पर इसी कंटेक्स्ट में हम इस स्कीम को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली बात, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ घरों के पास टैप कनेक्शन थे 2019 में. अब ये बढ़कर 12 करोड़ के आसपास आ गए थे दिसंबर 2024 में. अभी कहा जा रहा है कि लगभग 4 करोड़ के आसपास और घरों के अंदर टैप कनेक्शन को हम प्रोवाइड करेंगे. तो टोटल जो आपके रूरल हाउस होल्ड है उसमें 19 करोड़ घरों को हम टैप वाटर प्रोवाइड करेंगे. अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को ये जो स्कीम को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी दी गई थी, तो इन्हें कहा गया था कि हम 100% रूरल हाउस होल्ड के अंदर टैप वाटर को इंश्योर करेंगे. इसी वजह से इसका नाम पड़ा हर घर जल योजना. अब इस योजना के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. एक जन आंदोलन बनाएंगे जहां पर ग्राम पंचायत को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, लोकल कम्युनिटी को इंक्लूड करेंगे, सो दैट लोग इसमें वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी फोकस करें. बिकॉज ओवरऑल सस्टेनेबल वाटर अवेलेबिलिटी इज वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव. तो इसमें इस सोर्स को कहीं ना कहीं इंश्योर करने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इन सब के ऊपर फोकस करेंगे. तो वेरियस हमारी जैसे स्कीम्स है, जैसे मनरेगा स्कीम है, तो उसका भी यहां पर आप कंपोनेंट को इसके साथ मर्ज होते हुए देखते हैं. देन यहां पर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे सेंसर्स को यहां पर यूज किया जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज किया जाएगा ताकि वाटर सप्लाई को टोटली कहीं ना कहीं हम मॉनिटर करें. एंड यहां हम वुमेन्स को कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे इनकी, ताकि वो वाटर की क्वालिटी को टेस्ट कर सके. तो इनिशियली जब इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाना था तो उसमें 16 करोड़ घरों के ऊपर फोकस किया गया था. अभी फिलहाल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटेंड किया गया स्कीम को 2028 तक के लिए. अभी सेंटर ये कह रहा है कि भाई देखो, हम ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है तो उसके अकॉर्डिंगली 50% जो है फॉर द मोस्ट ऑफ द स्टेट वी विल बी प्रोवाइडिंग द मनी, एंड 90% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के केस में पैसा प्रोवाइड करेंगे, हिमालयन स्टेट्स के केस में, एंड यूटीज के केस में आपको 100% फंडिंग हम प्रोवाइड कर देंगे. तो मतलब यहां पर ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंटर और स्टेट मिलकर इसको इंप्लीमेंट करेंगी. अब अभी तक गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, इन सब में 100% कवरेज हम अचीव कर चुके हैं. ओवरऑल 75% के आसपास कवरेज हमें देखने को मिलती है. लगभग 4 करोड़ के आसपास घर ऐसे हैं जिसमें अभी भी टैप कनेक्शन हम प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं. अब इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है. वन ऑफ द रीजन इज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, जहां पर आपको कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिल रहा है स्टेट और सेंटर के बीच में. इंप्लीमेंटेशन में भी प्रोजेक्ट्स में कई जगह पर सेवरल स्टेट्स में डिले देखने को मिल रहे हैं. जो कनेक्शन की कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती जा रही है, एंड ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं इन्फ्लेट करके प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है. फिर क्रंचेस फाइनेंशियल स्फेयर में भी आपको देखने को मिल रहे हैं. जैसे अभी इन्होंने डिमांड किया 2.7 लाख करोड़ रुपीस और इन्हें मात्र 1-1.5 लाख करोड़ रुपए आसपास मिले हैं इसके. तो प्रॉब्लम यह भी है कि फंड्स की एलोकेशन टाइमली नहीं हो पा रही है. क्वालिटी एक कंसर्न है, क्योंकि अगर आपका एक्वाफायर ही ऑलरेडी पोल्यूटेड है तो आप कैसे क्वालिटी ऑफ वाटर
यहाँ पर इंश्योर कर पाएंगे। मोर ओवर डिस्पैरिटीज आपको स्टेट्स के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज हर स्टेट का एक सेम लेवल पे नहीं है। अब वेल ऑफ स्टेट्स में इसको इंप्लीमेंट करना इजी था, बट थोड़ी जो बैकवर्ड स्टेट्स है उसमें इसको इंप्लीमेंट करने में हमें क्या देखने को मिल रही है, परेशानी देखने को मिल रही है, समस्या देखने को मिल रही है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चीता, प्रोजेक्ट चीता, जिसको 2019 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, 2022 में सॉरी। और यहां पर हम चीता को रीलोकेट करना चाहते हैं, कहां पर, इंडिया के अंदर। तो रीलोकेशन का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जहां पर नामीबिया और साउथ अफ्रीका से हमने चीता को भारत में मंगाया। 1952 में आखिरी बार चीता भारत में देखा गया था, वो कि एशियाटिक चीता था। एशियाटिक चीता साइज में थोड़ा छोटा होता है, साइज में थोड़ा छोटा होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, जो कि आपको सिर्फ ईरान में देखने को मिलता है। अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो हमने जो चीता इंट्रोड्यूस किया है वो अफ्रीकन चीता है, साइज में थोड़ा बड़ा है। एंड जनरली ये चीता आपको ग्रासलैंड श्रब्स ऐसे एरिया में देखने को मिलता है। एंड ये रोर नहीं कर सकता है, मतलब जैसे शेर दहाड़ता है तो वो दहाड़ने वाली कैपेबिलिटी इसके अंदर नहीं होती है। तो ये चीता के बारे में थोड़ा आपको जानना है। और अफ्रीकन चीता आपका वनरेबल कैटेगरी में आता है, वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है। अब हम इको टूरिज्म को बूस्ट करना, अपने सवाना टाइप ऑफ फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए यहां पर चीता को री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया के अंदर। अभी हुआ यह है कि गांधी सागर नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, इसके अंदर हम रीलोकेट कर रहे हैं कूनो नेशनल पार्क से कुछ चीतास को। एंड यहां पर सिर्फ 2 चीता जो है हम इसमें री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड ये भी सिर्फ एक लिमिटेड एरिया के अंदर। अब जब आने वाले समय में ठीक ठाक इनकी पॉपुलेशन यहां पर ग्रो कर जाएगी, मैक्सिमम वैसे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो कैरिंग कैपेसिटी दैट इज 10 चीता के आसपास, बट जब सफिशिएंट नंबर ऑफ चीताज आपके यहाँ पे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस एरिया को थोड़ा थोड़ा करके हम एक्सपैंड भी कर देंगे। अभी अगर हम गांधी सागर नेशनल पार्क की बात की जाए, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, तो यहां पर आपको ड्राई डेसिडुअस टाइप और कई जगह पर ग्रासलैंड जैसे टोपोग्राफी देखने को मिलती है। चंबल रिवर यहां से फ्लो करती है। मोर और लेस आपका मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। एंड यहां पे आपको सफिशिएंट पॉपुलेशन देखने को मिलती है चीतल की, ब्लैक बक की, नीलगाय की। एंड थोड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये रह सकते हैं कि इसके वेस्टर्न रेंज के अंदर आपको लियोपर्ड्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इनके लिए। तो मैप वर्क आप देख सकते हैं। देन ये डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है। आइए अब बात करते हैं क्लाउड बर्स्ट की। क्लाउड बर्स्ट जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली देखने को मिला है, जिसकी वजह से वहां का जो आवाजाही है उसके ऊपर काफी असर पड़ा है। अब हुआ क्या है और क्या होता है ये क्लाउड बर्स्ट? देखिए, सडन और इंटेंस रेनफॉल, जहां पर 1 घंटे के अंदर आपको 100 mm के आसपास बारिश देखने को मिले एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में, तो इसको आप क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, जिसकी वजह से ट्रिगर होते हैं आपके फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड डिस्ट्रक्शन। ये पहली बार नहीं है, आपने लद्दाख में भी ये सेम प्रॉब्लम देखी हुई है, आपने केदारनाथ में भी ये प्रॉब्लम देखी, एंड इवन आपने वेरियस ओकेजन पे हिमाचल या हिमालयन स्टेट्स में ये प्रॉब्लम देखी है। तो ये प्रॉब्लम आती कैसे है? एक्चुअल में जैसे आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल्स होती हैं। ओरोग्राफिक मतलब जहां पर आप ये देखते हैं कि जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन से आपकी हवा ऊपर उठी, क्लाउड बना और क्लाउड से बारिश हो गई। बट यहां पर आपकी वार्म मॉइस्ट एयर जो होती है वो सडनली अपलिफ्ट होती है, ऊपर जाके कूल डाउन होती है और ये बनाती है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अभी क्लाउड वर्टिकली इतने ज्यादा फैल नहीं पाते हैं, ये हॉरिजॉन्टली इनकी लेंथ बहुत ज्यादा चली जाती है। अब इतने ज्यादा वाटर वेपर्स होने के कारण यहां पर अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी एकदम से सडनली यहां पर बारिश होती है और इस रेनफॉल की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, नीचे वाली जमीन पानी को सोख नहीं पाती है और आपको फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। मतलब सडनली जब आपकी गर्म हवा बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके ऊपर जाती है, तो जैसा आपको पता होगा कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर आपका रिड्यूस होता है, तो यहां पे वो सेम फिनोमेना अप्लाई होगा, जिससे आपकी एयर कंडेंसेट करेगी, आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाएगी और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहां पर रेनफॉल आपका क्रिएट करेगा। तो पहला, आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग आपको देखने को चाहिए, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की फॉर्मेशन चाहिए, वर्टिकल विंड्स आपकी इतनी ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए जो
बादल को लाइक आपके ये कह सकते हो कि वर्टिकली एक्सपैंड कर दे, एंड सॉरी वर्टिकल विंड आपकी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। तो यहां पर वर्टिकल विंड स्पीड जितनी हाई होगी तो उतना ही ऊंचा आपका क्लाउड बनेगा। एंड लास्ट में टेम्परेचर के अंदर एक फर्क देखने को मिलना चाहिए, ऊपर ठंड नीचे गर्मी देखने को मिलनी चाहिए, जिससे ये आपकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया कि लद्दाख में, उत्तराखंड में, अमरनाथ यात्रा में और हिमाचल में आपको फ्रीक्वेंट ओकेजन्स पे ये प्रॉब्लम देखने को मिली है इंडिया के अंदर। तो क्लाइमेट चेंज के कारण ये काफी कॉमन हो चुकी है प्रॉब्लम। आइए अब बात करते हैं इसरो के सैटेलाइट फोरकास्ट के बारे में। देखिए, अभी रिसेंटली इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इन्होंने एक, आप ये कह सकते हो कि सेमी ऑटोमेटेड एक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रॉप प्रोग्रेस, जो कि रियल टाइम बेसिस पे आपकी मॉनिटरिंग कर रहा था वीट की सोइंग, हार्वेस्टिंग, क्रॉप कंडीशंस और किस तरह से राबी सीजन में ओवरऑल आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन रही है। इस चीज को देखने के लिए यहां पर इसको यूज किया गया है। अब आपको यहां पर याद रखना है कि इसमें 3 मेजर सैटेलाइट्स का हमने इस्तेमाल किया है। वन इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, जिसे रिसैट 1A कहा जाता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06, दैट इज ओशनसैट 3, एंड रिसोर्ससैट 2A। ये आपकी 3 मेजर सैटेलाइट्स हैं जो एक्चुअल में इस पूरी चीज को क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो आपको कुछ पैरामीटर्स के बारे में हमने ऑब्जर्वेशन रखी है, जैसे क्रॉप का कितना एरिया कवरेज है, क्या सोइंग डेट थी और क्या हेल्थ है, क्या कंडीशन है आपकी क्रॉप की। तो इसमें 5x5 के ग्रिड के ऊपर हमने एक हाई रेजोल्यूशन इमेज यहां पर क्रिएट की है सारे क्रॉपिंग एरिया की। अब वीट के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। कहते हैं वीट का जो एरिया है अंडर कल्टीवेशन, दैट वाज अराउंड 330 लाख हेक्टेयर के आसपास, एज पर डाटा जो आपकी यहां पर प्रोवाइड की गई है। वेराज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली थोड़ा इस पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है। एंड इस बार आपकी जो वीट प्रोड्यूसिंग मेजर स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, यहां पर आपको 122 मिलियन टन वीट की प्रोडक्शन देखने को मिली है। तो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट, कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रोडक्शन आपको देखने को मिली है। अब यहां पर हम एग्रीकल्चर के अंदर इसरो की जो सैटेलाइट मॉनिटरिंग है, इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो कहते हैं टाइमली एक्यूरेट डाटा मिलेगा तो आपका क्रॉप प्रोडक्शन एस्टिमेशन काफी बढ़िया रहेगा, जिससे आपको पॉलिसी बनाने में काफी सपोर्ट मिल सकता है। एंड इन केस अगर कोई लाइक प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग है, तो अर्ली डिटेक्शन के साथ हम अर्ली रेमेडीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं ताकि डैमेजेस को हम कम कर सके। एंड कहीं ना कहीं यहां पर आप सपोर्ट करेंगे प्रिसीजन फार्मिंग को भी, जिसके थ्रू आप डिजिटलाइज कर सकते हो एग्रीकल्चर को। तो ये सब आपको बेनिफिट यहां पे देखने को मिल सकते हैं। अब वीट प्रोडक्शन की बात करें तो जनरली सोइंग टेम्परेचर आपका 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, यानी इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर आप इसको उगाते हैं। एंड जर्मिनेशन के टाइम पे आपको 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। एंड मोर ओवर जो ग्रोइंग सीजन है उसमें टेम्परेचर आपको थोड़ा वार्म चाहिए। हार्वेस्टिंग के टाइम पे टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, एंड उसमें आपकी क्वालिटी इसकी अच्छी रहती है। देन रेनफॉल मॉडरेट सी रिक्वायर्ड, वो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू आपको मिल जाती है। मोस्टली आप बहुत ज़्यादा अगर रेन होगी तो ज़मीन को टच कर जाती है क्रॉप, तो उससे ये डैमेज हो जाती है। इरिगेशन बहुत ज़्यादा इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। आपका पीएच लेवल सॉइल का 6 से 7.5 के बीच में हो सकता है, थोड़ा सा बेसिक सॉइल आपका चलेगा यहाँ पे। वाटर लॉगिंग, एसिडिक और बहुत ज़्यादा सलाइन सॉइल के अंदर ये ग्रो नहीं करती है। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसका हार्वेस्टिंग सीजन रहता है। लगभग 100 दिन से लेके 120 दिन के अंदर ये क्रॉप मैच्योर होती है। कुछ सीड्स आपके अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी के होते हैं जिसमें 100 डेज की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ थोड़े डिले से करते हैं, वो 120 से लेके 130 दिन के अंदर मैच्योर होते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसके बारे में यूपीएससी आपसे पूछ सकता है अबाउट दी वीट क्रॉप। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं कल एक बार फिर से एक नए डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।